इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में जय प्रकर्म का तीसरा पार्ट पौधे और प्राणियों में परिवहन के बारे में बताया गया था और परिवहन से संबंधित कुछ आपको थ्योरी पौधे में बता दिए थे, जैसे जाइलम परिवहन ऊतक के बारे में, फ्लोएम परिवहन ऊतक के बारे में, पौधे जल का अवशोषण कैसे करता है, इसका होमवर्क दिए थे। अब देखिए कुछ बच्चा भेजे हैं, बार बार मैं शिकायत यही कर रहा हूं कि आप लोग होमवर्क नहीं करते हो। और इस चीज को सुन लीजिए कि यहां से जो कर रहे होमवर्क नहीं कर रहे हो, यदि यह वीडियो आपके गार्जियन सुनेंगे देखेंगे तो स्पष्ट कहेंगे कि आप नहीं किए हो, तब तो सर कह रहे हैं कि होमवर्क नहीं करते हो, तो फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। विद्यार्थी आगे आइए, हम आप लोग को जो होमवर्क दिए थे कि पौधे जल का अवशोषण कैसे करता है, उसके बारे में मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं और इसके बाद बताए गए क्वेश्चन का उत्तर मैं दे रहा हूं। तो सुने, पौधे जल के अवशोषण के लिए सभी पौधे में, अधिकांश पौधे में मूसला जड़ पाया जाता है, जो प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ इत्यादि ऊतकों में, इत्यादि भागों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। यह सभी जड़ें मिट्टी की आंतरिक भाग में आसानी से प्रवेश करता है, आसानी से प्रवेश करता है। और ये जो प्राथमिक द्वितीय तृतीयक मैंने जो बोला, इन सभी के अंतिम में मूसला जड़ होता है, जिसके शीर्ष भाग पर मूल टॉप लगा रहता है। इसे घर्षण से बचाने के लिए, घर्षण से बचाने के लिए स्टील नामक ऊपरी संरचना होती है। यह मिट्टी में प्रवेश कर मिट्टी के अंदर उपस्थित जल के सूक्ष्म कण को अवशोषण करता है और जड़ के एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाता है, जो विसरण क्रिया द्वारा पहुंचता है। पहुंचने का काम विसरण क्रिया द्वारा, यह विसरण क्रिया के द्वारा जाइलम परिवहन तक के पास चला जाता है जल, और तब यह जाइलम परिवहन ऊतक जो है वो पौधे के विभिन्न हिस्सों में जल पहुंचाने का काम करता है। तो आइए यहां से एक दो को हम अति लघुत्तरीय बनाते हैं। पहले कि पौधे में जल का अवशोषण किससे होता है। दूसरा क्वेश्चन, पौधे में एक कोशिका से दूसरी कोशिका अर्थात जाइलम तक कैसे पहुंचता है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, पौधे को जो जड़ होती है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त होती है। मैंने 3 क्वेश्चन बोला
अति लघुत्तरीय में, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पौधे जल अवशोषण किससे करता है, तो मूल टॉप से मूल रोम से करता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका अर्थात जाइलम तक कैसे पहुंचता है, तो विसरण क्रिया से पहुंचता है। तीसरा क्वेश्चन का जवाब, तीसरा क्वेश्चन का जवाब, पहले तीसरा क्वेश्चन था क्या, वो मालूम है? तो तीसरा क्वेश्चन था कि पौधे में जो जड़ें होती है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तो उत्तर हुआ। क्वेश्चन था किस किस भागों में बढ़ता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भागों में बढ़ता है। तो यदि विद्यार्थी आप लघुत्तरीय को समझते हैं तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और लघुत्तरीय क्वेश्चन बहुत आसान से लिखने के बाद अति लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं और उसका जवाब लिखते हैं। पौधे में जल अवशोषण क्रिया को समझाएं। पौधे में जल अवशोषण, जल अवशोषण क्रिया को समझाएं। तो ये था क्वेश्चन बहादुर। मैं कल भी इस क्वेश्चन को लिखा था होमवर्क के रूप में, लेकिन आप लोग बहुत कम बच्चे जवाब दिए हैं, ये बहुत दुख की बात है। आइए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। आंसर में अधिकांश, सभी पौधों में अधिकांश पौधों में, अधिकांश पौधों में मूसलाजड़, मूसलाजड़ पाया जाता है, जो मूसलाजड़ पाया जाता है जो प्राथमिक, कौमा द्वितीयक, कौमा तृतीयक भागों में विभक्त होता है। इसके अंतिम, इसके अंतिम छोर पर मूसलाजड़ जड़ पाया जाता है, जो काफी मुलायम होता है, मुलायम होने के कारण, मिट्टी में आसानी से प्रवेश कर मिट्टी में उपस्थित जल के अणु
को अवशोषण करता है, जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में विसरण क्रिया से जाइलम परिवहन ऊतक तक पहुंचता है, जिसे जाइलम पौधे के विभिन्न हिस्सों में जल पहुंचाता है। देखिए विद्यार्थी, लंबा था, दीर्घोत्तरीय के रूप में है, क्योंकि यहाँ बात है ये क्वेश्चन समझाने के लिए कह रहा है कैसे हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, सभी पौधे में सभी पौधा लिखे या अधिकांश पौधा लिखे में मूसला जड़ पाया जाता है, इसी को मूल जड़ भी बोलते हैं। जो यही जड़ जो होता है विद्यार्थी, प्राथमिक ऊतक में, द्वितीयक विभोजक ऊतक में, तृतीय विभोजक ऊतक में बढ़ते चला जाता है। विभाग होना मतलब बढ़ते हैं। इसके अंतिम छोर पर जो भी जड़ होंगे सभी पर अंतिम छोर पर मूसला जड़ पाया जाता है, जो काफी मुलायम होता है। इतना मुलायम होता है कि आसानी से मिट्टी में प्रवेश करे, कठोर नहीं प्रवेश करेगा। जब भी प्रवेश करेगा तो मुलायम होने के कारण मिट्टी में आसानी से प्रवेश करता है। मिट्टी में आसानी से प्रवेश कर। मिट्टी में जो भी जल के अणु, चूंकि पौधे के जब पानी की जरूरत होती है तो हम मिट्टी में देते हैं, यानी मिट्टी में ही पानी उपस्थित रहता है। उस पानी के जो सूक्ष्म अणु होगा उसी अणु को ये क्या करता है, अवशोषण करता है, और अवशोषित कर एक कोशिका से दूसरे कोशिका होते हुए ऊतक पहुंचा देता है विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है, तो विसरण क्रिया के। कहां तक, तो जाइलम तक पहुंचता है, और फिर जाइलम क्या करता है, पौधे के सभी भागों में जाइलम पहुंचाने का काम करता है। आप लोग इसको गौर से 1 मिनट देख लें, एकदम गौर से। तो देखिए विद्यार्थी, बहुत बढ़िया बात, आप लोग भी जवाब लिखे होंगे, उससे मिला लीजिएगा और याद करते जाइए। अब देखिए हम आपको बताते हैं, रसाकर्षण या रसारोहण। रसाकर्षण यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इससे कट जाता है शब्द।
यदि ये आपको समझ में आ गया है तो रसाकर्षण कुछ है ये नहीं है। सबसे बड़ा इसमें यही था, जल अवशोषण, बाकी रसाकर्षण है, फिर वाष्पोत्सर्जन है, ये सब छोटा छोटा है, फिर पौधे में भोजन का परिवहन है। देखिए देखिएगा विद्यार्थी, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। रसाकर्षण से आप क्या समझते हैं? देखिएगा विद्यार्थी, रसाकर्षण अभी आपने पढ़ा कि जल का अवशोषण कौन करता है, तो जड़ करता है। भाई मूल जड़ हो तो जड़ के ही भाग है, जड़ करता है। जड़ कहाँ होता है, तो मिट्टी यानी जमीन में होता है। वो मिट्टी से जल को अवशोषित कर पौधे के तना से होते हुए, शाखा से होते हुए पौधे की पत्तियां, फूल, फल सभी तक पहुंचता है। पहुंचने के इस क्रिया को, केवल क्रिया को रसाकर्षण या रसारोहण कहते हैं। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जल जड़ द्वारा जाइलम परिवहन ऊतक की मदद से पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचना रसाकर्षण कहलाता है, रसाकर्षण कहलाता है या रसारोहण कहलाता है। ये आपका जवाब होगा, बहुत छोटा सा, उसी से क्वेश्चन कर देगा अलग से तो क्या कीजिएगा। तो जल जड़ों द्वारा पौधे के तना से होते हुए शाखाओं में, फल फूल, पत्तियों तक यानी शीर्ष भाग, पत्तियों को लास्ट में शीर्ष भाग भी कह देते हैं, तक पहुंचने की क्रिया को रसाकर्षण या रसारोहण कहते हैं। इस क्रिया पर निर्भर वाष्पोत्सर्जन क्रिया करता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया और रसाकर्षण क्रिया एक दूसरे का पूरक है। एक पूरक शब्द क्या है? पूरक शब्द का मतलब है विद्यार्थी, जहां से दोनों पक्षों को लाभ होता है। यानी अभी आपने यहां पर सुना रसाकर्षण और वाष्पोत्सर्जन, यानी रसाकर्षण क्रिया होगा तो उस पर निर्भर करेगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया, और यदि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा तो उस पर निर्भर करेगा रसाकर्षण क्रिया। यदि हम आपको होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप हमसे शिक्षा ले रहे हैं, यहां पर भी होम ट्यूशन तो छोड़िए बात, इसी चैनल पर जो भी पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे शिक्षा ले रहे हैं और हम आपसे पैसा ले रहे हैं। किसी न किसी रूप में तो आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप पैसा खर्च कर करके पढ़ाई ले रहे हैं। तो यहां पर दोनों व्यक्ति का लाभ है, आपको भी और हमें भी। आपको पढ़ाई में अगर जिंदगी अधूरी है तो मेरे पैसे में अगर जिंदगी अधूरी है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक शब्द का मतलब होता है दोनों लाभान्वित होना, दोनों यहां पर लाभ हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा तो रसाकर्षण क्रिया होगा, और रसाकर्षण क्रिया होगा तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा। यदि वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगा तो जल का जड़ से शीर्ष तक नहीं पहुंचेगा, शीर्ष तक नहीं पहुंचेगा। अर्थात जल के अभाव में सबसे पहले तो पौधा मुरझा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गमला में रख दीजिए, पानी की कमी हो तो पहले मुरझा जाएगा, और कुछ दिनों के बाद पानी का भी अभाव हो रहा है और लवण का भी अभाव होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जाइलम एक ऐसा परिवहन ऊतक है
जो जल और अल्प मात्रा में घुले हुए लवणों को परिवहन करता है। तो पहले पानी के अभाव में तो मुरझाया, और लवण के अभाव में और पानी दोनों के अभाव में कुछ समय, कुछ दिनों के बाद वो पौधा सूख जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन होना अनिवार्य है कि जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो नीचे वाला जल और लवण दोनों पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा, तो ऊपर आएगा तो रसाकर्षण कहलाएगा, और पौधे के पत्तियां से बाहर निकलती है, पौधे की पत्तियां से बाहर निकलती है वातरंध्र के माध्यम से, अस्टोमाटा के माध्यम से। वहां दो पौधे में, पत्तियों में दो छिद्र पाया जाता है, एक अस्टोमाटा और एक को बोलते हैं लेंटिसेल। ये दोनों अंग्रेजी वर्ड है। हिंदी में अस्टोमाटा को वायुरंध्र कहते हैं और लेंटिसेल को हिंदी में वातरंध्र कहते हैं। तो विद्यार्थी, यह जो होता है वातरंध्र जो होता है विद्यार्थी, रात्रि में बंद रहता है, इसलिए रात्रि में जो क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। यह क्रिया दिन में होगा। दिन में सुबह होते होते 10 बजे, जब 10 बजेगा, गौर कीजिएगा, जब 10 बजेगा तब वातरंध्र खुलेगा और पूर्ण रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना शुरू हो जाएगा। 10 बजे खुल गया, लेकिन 10 बजे के बाद इसका आकार घटने लगता है और 12 बजते बजते बहुत छोटा हो जाता है इसका आकार। सुबह से पूरा खुला कै बजे तक? 10 बजे तक। फिर 2 घंटा के अंतराल इसका आकार बढ़ता और घटता है। देखिए, 10 से 2 12 हो गए। 12 बजे इसका आकार क्या हो जाता है? कम जाता है। 12 बजे के बाद विद्यार्थी फिर इसका आकार बड़ा होता है 2 बजे तक, 2 घंटा का अंतराल, 2 बजे तक। फिर 2 बजे से ये 4 बजे तक आकार छोटा होता है, बंद नहीं होता, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और फिर 4 बजे के बाद 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, और 4 बजे बाद बिल्कुल घटने लगेगा। और जैसे सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जब वातरंध्र बंद हो गया तो जल के अणु वाष्प बन करके निकलेगा कहां से? इसलिए रात्रि में वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। और जब रात्रि में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो रसाकर्षण की क्रिया भी नहीं होती है, क्योंकि रसाकर्षण की क्रिया जो होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर निर्भर करती है। तो ये आप लोग को बात समझ में आया? मैं आप लोग को लिखाते हैं आंसर। देखिए विद्यार्थी, अब मैं इसका जवाब लिखता हूं, गौर कीजिएगा। पौधे की जड़ों से, आंसर, पौधे की जड़ों से जल को पौधे के शीर्ष तक जल परिवहन की क्रिया को रसाकर्षण या रसारोहण कहते हैं। रसाकर्षण या रसारोहण कहते हैं। रसाकर्षण या रसारोहण कहते हैं। कड़ी तो
देखिए विद्यार्थी, पौधे की जड़ों से जल को पौधे के शीर्ष ब्रैकेट में पत्तियां लिखिए, पत्तियां तक जल की परिवहन क्रिया को रसाकर्षण या रसारोहण कहते हैं। यह क्रिया जाइलम के अंदर बसे कोशिकाओं के द्वारा होती है, बसे कोशिकाओं के द्वारा होती है, जो पौधे की पत्तियों में निम्न दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती, यानी यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर निर्भर करता है। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर निर्भर करता है। तो देख लिया विद्यार्थी, परिभाषा भी लिखा दिए और यह किस पर निर्भर करता है वो भी मैं लिखा दिया गया। आगे मैं यही चीज लिखा रहा हूं, क्वेश्चन कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? समझते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन है, इसी से जुड़ी हुई शब्द यहां पर देखिए। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर निर्भर करता है, यानी रसाकर्षण की क्रिया जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर निर्भर करता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जल के सूक्ष्म अणु पौधे की पत्तियों से वातरंध्र भाग से जब निष्कासन होता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और यह क्रिया तभी होगा जब रसाकर्षण क्रिया हो और वातरंध्र खुला रहे तब। हम आपको बताए कि वातरंध्र जो होता है विद्यार्थी जी, वो सुबह 10 बजे पूर्णतः खुलता है या 12 बजे पूरा खुलता है। तो ये बढ़ते और घटते रहता है, इसका आकार बढ़ते और घटते रहता है। और जैसे 4 बजे के बाद होता है तो इसका आकार घटते घटते एक समय बिल्कुल बंद होता है। 10 बजे के बाद ये बढ़ता है और घटते रहता है, बढ़ता है और घटते रहता है, लेकिन 4 बजे के बाद बिल्कुल ये घटते चला जाता है और सूर्यास्त होने से पहले ये बिल्कुल बंद हो जाता है। अर्थात सूर्यास्त के समय ये क्या रहता है? बंद रहता है। इसलिए रात्रि में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होता है। आप ध्यान दे रहे हैं। तो जवाब हम लिखते हैं, गौर से देखिएगा। आंसर में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाले जल के सूक्ष्म अणु अनुसूद्रोही होगा। सूक्ष्म अणु पौधे के पत्तियों के वातरंध्र ब्रैकेट में लेंटिसेल
वातरंध्र, पौधे के पत्तियों के वातरंध्र से मुक्त यानी बाहर होना, मुक्त होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जल के सूक्ष्म अणु पौधे के पत्तियों के वातरंध्र ब्रैकेट में लेंटिसेल से क्या होता है? मुक्त होता है। ये पौधे की पत्तियों के लेंटिसेल भाग से क्या होता है? मुक्त होता है। मुक्त होना या मुक्त होता है। मुक्त होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया रसाकर्षण क्रिया पर निर्भर करता है और साथ साथ जब तक यह वातरंध्र खुला रहेगा तब तक होगा और वातरंध्र बंद रहेगा तो नहीं होगा। तो ये लिख देते हैं, यह क्रिया रात्रि में नहीं होता है। बहुत बहुत अच्छा बात। गौर से इसको आप 1 मिनट से दोनों में 1 मिनट के अंदर आप लोग दोनों को गौर से एक बार देख लें। देखिए विद्यार्थी, अब हम आपको आगे पौधे में लवणों का अवशोषण और परिवहन तथा पौधे में भोज्य पदार्थों के परिवहन के बारे में बताता हूं और लिखाता हूं। और फिर आज होमवर्क देंगे। आप होमवर्क करें या ना करें, हम अपना काम तो जरूर करेंगे। देखिएगा गौर से, आज जो पढ़ाएंगे उसी से रहेगा, आलतू के फालतू नहीं रहेगा। एगो पढ़ाए हुए से देंगे और एगो बता देंगे, आप लोग को लिखना है 2 प्रकार के। तो आइए सबसे पहले अब हम आपको पौधे में लवण का अवशोषण कैसे हो, लवण का अवशोषण कैसे होता और परिवहन कैसे होता है। सभी पौधे जितने भी पादप सभी को लवण की आवश्यकता होती है। यह लवण पोषक तत्वों से प्राप्त करता है। पौधों के लिए 16 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें 7 वो है लघु पोषक तत्व, जिसे पौधे कम मात्रा में ग्रहण करता है। जिसे कम मात्रा में ग्रहण करता, जिन पोषक तत्वों को कम मात्रा में ग्रहण करता है, उस तत्वों का परिवहन सक्रिय परागण क्रिया के द्वारा होता है। 9th क्लास में बताया गया है। लेकिन जिन तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, यानी जिसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं और लवण के रूप में है, जैसे पोटेशियम लवण, यह पौधों में विसरण क्रिया द्वारा परिवहन होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में।
जाता है तो दूसरी कोशिका कौन है, तो वो है जाइलम। कौन है, जाइलम। क्योंकि आपने पीछे के वीडियो में पढ़ा है कि जाइलम एक ऐसा परिवहन उत्तक है जो घुले हुए लवणों को परिवहन करता है। तो आप आया है आपको कि लवणों का अवशोषण कैसे होता है। तो जिस प्रकार से जल का अवशोषण होता है जड़ द्वारा, मूलरोम द्वारा, मूलटॉप द्वारा, मूसला जड़ द्वारा, उसी प्रकार से इन पदार्थों का भी अवशोषण होता है। लेकिन जिसमें पोटेशियम, याद रखिएगा, पोटेशियम विसरण क्रिया द्वारा जाइलम तक पहुंचता है, जबकि अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व जो है वो सक्रिय परागण क्रिया द्वारा जाइलम तक पहुंचता है। पहुंचना तो दोनों को है, एक विसरण क्रिया द्वारा पोटेशियम, और बाकी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व वो सक्रिय परागण क्रिया द्वारा जाइलम तक पहुंचता है, और फिर जाइलम इसे पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। और मैंने पीछे ही बोल चुके हैं कि लवण के अभाव में, जल के अभाव में पौधे कुछ समय बाद सूख जाएगा। पहले जल के अभाव में मुरझाएगा, और लवण और जल दोनों को कमी होने लगेगा तो एक समय वो मूर्छित हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये था पौधे में लवणों के अवशोषण क्रिया के बारे में समझाना। अब दूसरा, पौधे में भोज्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से। भोज्य पदार्थ कहते किसे, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप आधा गया होगा, इसको नाम है ग्लूकोज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। तो यह पौधे के भोज्य पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनता और पत्तियों में संचयन हो जाता है। लेकिन इस ग्लूकोज का परिवहन पौधों में ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है, शर्करा के रूप में, स्टार्च के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में। सबका अनुसूत्र एक ही होता है, परिवहन होता है। लेकिन ये परिवहन फ्लोएम उत्तक करता है। आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा कि फ्लोएम में कैसा परिवहन उत्तक है जो पौधे में भोज्य पदार्थ और पोषक पदार्थ का परिवहन दोनों दिशा में करता है। तो विद्यार्थी, पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम नामक उत्तक दोनों दिशाओं में करता है। तो ये दोनों बात को आप लोग समझ गए, सुन लिए, और यदि दोबारा जरूरत पड़े तो रिप्ले कर देना, हमें भूखने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद उसको दोबारा सुनिएगा तो समझ में आना ही आना है। तो आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को आपको लिखते हैं। क्वेश्चन, पौधों में लवणों का अवशोषण एवं परिवहन को समझाएं। विद्यार्थी, पौधे में लवणों का अवशोषण और परिवहन दोनों के बारे में समझाना है। देखिए मैं किस प्रकार से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन लिख दिए हैं, आंसर लिख रहे हैं। आंसर अधिकांश
पौधों में मूसला जड़ होता है, जिसके अंतिम छोर पर मूल रोम होता है। यह मिट्टी में घुले सूक्ष्म लवण जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि का परिवहन एवं अवशोषण जाइलम ऊतक करता है। लवणों के अभाव में पौधा सूखने लगता है। इसमें पोटेशियम लवण विसरण क्रिया, इसमें पोटेशियम लवण विसरण क्रिया, जबकि अन्य लवण सक्रिय परागण सक्रिय पारगमन द्वारा जाइलम में पहुंचता है। जाइलम में पहुंचता है। देखिए विद्यार्थी, गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अधिकांश पौधे में मूसला जड़ होते हैं। ये लग रहा है जल अवशोषण क्रिया द्वारा, हाँ भाई उसी के द्वारा है, उसी से है, क्योंकि जाइलम परिवहन तक जल को भी अवशोषण करता है, परिवहन करता है, लवण को भी अवशोषण करता है, परिवहन करता है, तो दोनों लगभग सेम है। तो अधिकांश पौधे में मूसला जड़ होते हैं, जिसके अंतिम छोर पर मूल रोम होता है या मिट्टी में घुले हुए सूक्ष्म लवण और सूक्ष्म लवण जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट इत्यादि है ने, इत्यादि का परिवहन और अवशोषण जाइलम ऊतक करता है। यानी दोनों काम इसका कौन कर रहा है? जाइलम ऊतक कर रहा है, ऊतक कर रहा है, जाइलम ऊतक कर रहा है। जाइलम ऊतक को अवशोषित कर करके देने का काम आपको मूसला जड़ कर रहा है, मूल जड़ कर रहा है। किस रूप में? तो देखिए, जो पोटेशियम लवण है विद्यार्थी, वो विसरण क्रिया द्वारा वहां पहुंचता है
और जो अन्य पोटेशियम को छोड़ करके जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व विद्यार्थी वो आपको विसरण, देखो, सक्रिय पारगमन के द्वारा जाइलम में पहुंचता है। तो याद रहे इस सब बातों को, आप इसको गौर से 1 मिनट देख लें। देखिए विद्यार्थी, आइए हम आपको, अब आप देख लिए होंगे गौर से, एक बार पढ़ लिए होंगे, है ने। पहले जब लाइव चले तब तक आप गौर से सुने बातों को। बहुत ऐसी चीज़ें विद्यार्थी जी कि हम समझाने के समय तो बोलते हैं परंतु बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि जितनी बात हम आपको समझाएंगे उतनी बात संभव नहीं है लिखना। इसलिए विद्यार्थी आप ये को याद रहे कि समझाने के समय भी उतनी गौर से सुने, 1-2 बार रिप्ले कर करके सुने कि कौन ऐसे बातों को बोले हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता रहता है कि कौन सा बातों को बोलते हैं। जो वहाँ सेंटेंस शूट करता है उस क्वेश्चन के आधार पर, तो उस बात को आप गौर से सुनिए, लिखते हैं उसको देखिए, और किसी प्रकार से कहीं ता तीरा रे रू में त्रुटि हो तो आप उससे सुधारने की कोशिश करें। मैं बार बार इतना कहता हूं कि मेरी एक नज़र है, आपके अनेक नज़र है, अनेकों नज़र में मेरा एक नज़र सूक्ष्म नज़र बन जाएगा, इसलिए विद्यार्थी मेरा नज़र विलीन हो जाएगा। इसलिए आइए और मिटाते हैं, आगे हम बात करते हैं। आगे हम अभी आपको तुरंत बताए हैं पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में लिखना है। तो बताया कि पौधे में फ्लोएम परिवहन उत्तक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनने वाला जो भोज्य पदार्थ होता है वो पौधे के विभिन्न हिस्सों में फ्लोएम परिवहन उत्तक से पहुंचता है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थी, पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। आप इसे 20 सेकेंड तक अभी मैंने जो बोला उसको सोचिए। हो गया विद्यार्थी, आपने बहुत अच्छा सोचा, सुना भी, लिखा। देखिए हम आपको लिखा रहे हैं, बता रहे हैं फिर से, पौधे में भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो पौधे में भोज्य पदार्थ यानी भोजन के बारे में मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो C6H12O6 बना उसी को शर्करा कहते हैं, लेकिन उस शर्करा के रूप में परिवहन नहीं होता है,
होता है सुक्रोज के रूप में। मैंने अभी बोला सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। इसमें एमिनो अम्ल और वसा पदार्थों का परिवहन बहुत कम होता है। याद रखें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शर्करा का निर्माण होता है, लेकिन पौधे में शर्करा परिवहन नहीं होता है। वही चीज सुक्रोज के रूप में, एंटोज के रूप में परिवहन होता है। और यहां से एमिनो अम्ल और वसा अम्ल दोनों परिवहन होता है साथ में, लेकिन सुक्रोज के अपेक्षा बहुत बहुत कम। समझ रहे? तो आइए हम आपको इन शब्दों को दिखाते हैं। आंसर बहादुर देखिएगा, पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तर से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनने वाला शर्करा C6H12O6 का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है तथा शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है तथा अमीनो अम्ल और वसा का परिवहन भोजन के रूप में बहुत कम होता है। तो देखा विद्यार्थी जी, पौधे में भोजन का परिवहन, अन्य भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम परिवहन ऊतक के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनने वाला जो शर्करा होता है, इसी का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो शर्करा बनती है, वो शर्करा सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है, बल्कि ग्लूकोज या शर्करा के रूप में नहीं। तो एक तो शर्करा सुक्रोज के रूप में परिवहन हो रहा है, और दूसरा और तीसरा एमिनो अम्ल और वसा के रूप में परिवहन हो रहा है, जिसमें एमिनो अम्ल और वसा बहुत कम मात्रा में भोजन के रूप में ये परिवहन होता है, और अधिक मात्रा में सुक्रोज होता है। यह सुक्रोज का रूपांतरण ग्लूकोज से हुआ है, शर्करा से हुआ है। तो विद्यार्थी, आप इसको गौर से 20 सेकेंड देखें, ध्यान लगा करके। हो गया विद्यार्थी जी, आप ध्यान से देख लिया। अब मैं आगे आप लोग को पौधे से संबंधित बातों को करते हुए जंतुओं में परिवहन के बारे में आएंगे, और फिर आपको अंत में होमवर्क दिया जाएगा। और यह होमवर्क जो होगा विद्यार्थी जी, वो बोर्ड से संबंधित रहेगा।
याद रखिएगा और बनाइएगा जरूर। तो आइए अब हम लोग पौधे में क्या क्या चीज जरूरत पड़ा, क्या नहीं जरूरत पड़ा, क्या अवशोषण हुआ, क्या नहीं अवशोषण हुआ, वो आप लोग को जल बता दिए हैं, लवण का परिवहन बता दिए हैं, इसके बाद भोज्य पदार्थों का परिवहन बता दिए हैं। तो पौधा का पाठ खत्म। अब आ जाते हैं जंतु। जंतु में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन आप 9th क्लास का बायोलॉजी यदि नहीं पढ़े हैं तो जैव विविधता में जा कर करके किताब से कम या यूट्यूब पर जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे जा कर करके जैव विविधता में एनेलिडा समुदाय, ऑर्थोपोडा समुदाय, मोलस्का समुदाय, कॉर्डिडाटा समुदाय, एक्विडाटा समुदाय, ये सभी समुदायों के बारे में जरूर वीडियो को देख लें, जरूर पढ़ लें। चूंकि जीवों के समूहों के आधार पर जंतुओं में 2 प्रकार का परिवहन उत्तक होता है। पौधे में भी पढ़ाया कि 2 प्रकार का परिवहन उत्तक होता है, एक जाइलम तो दूसरा फ्लोएम। तो उसी प्रकार से समूह के आधार पर जंतुओं में परिवहन उत्तक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बंद परिवहन तंत्र और एक मुक्त परिवहन तंत्र। जंतुओं में परिवहन तंत्रों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बंद परिवहन तंत्र और एक मुक्त परिवहन तंत्र। मुक्त परिवहन तंत्र को आप खुला परिवहन तंत्र भी कहते हैं। समझ रहे हैं विद्यार्थी? याद रहे, मैं बीच में क्वेश्चन कर रहा हूं। मनुष्य किस समुदाय का जीव है? केचुआ किस समुदाय का जीव है? सीप घोंघा किस समुदाय का जीव है? मैंने 3 क्वेश्चन बोल दिया है। अभी होमवर्क नहीं दिए, होमवर्क देंगे वो लिख करके। ये तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है और जो क्वेश्चन देंगे उसको बनाना है। समझ रहा? तो बंद परिवहन तंत्र और खुला परिवहन तंत्र। इसके बाद आप जानते हैं कि बायोलॉजी में जब जंतु आता है तो जंतु में किसको उठाया जाता है? तो मनुष्य को। उधर तो चल रहे थे पेड़ पौधा के बारे में, अब आ गए जंतु में। तो जंतुओं में 2 समूह हो गया, बंद परिवहन तंत्र और खुला परिवहन तंत्र। मैं बंद परिवहन तंत्र के बारे में वर्णन करते हैं, खुला परिवहन तंत्र के बारे में वर्णन करते हैं। और जंतुओं में पढ़ना है तो मनुष्य में, कि मनुष्य का परिवहन तंत्र। अब मनुष्य में भी पढ़ना है तो मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ना है और किसी परिवहन तंत्र के बारे में नहीं पढ़ना, केवल रक्त परिवहन तंत्र। यानी मनुष्य में जो रक्त प्रवाहित होती है एक अंग से दूसरे अंग, एक कोशिका से दूसरे कोशिका, उन कोशिकाओं के उन उत्तकों के बारे में पढ़ना है। यानी मनुष्य में जो रक्त परिवहन तंत्र है वो 4 गो है। गौर से सुनते जाइएगा। धमनियां रक्त परिवहन तंत्र, शिराएं रक्त परिवहन तंत्र, पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र, कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र। ये मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त परिवहन तंत्र हैं। तो विद्यार्थी जी, आप लोग को हम आज इतना ही बताए हैं और बाकी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। और अगले वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मनुष्य ही रहेगा। तो मनुष्य में भी नहीं जानिएगा तो और जीवों में तो क्या बात है। इसलिए खाना पैखाना छूटे परंतु मेरा वीडियो ना छूटे, इस बातों को याद रखें। अपना होमवर्क लेते जाइए। क्वेश्चन वाष्पोत्सर्जन
सर्जन के लाभ को लिखें। यानी वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? क्वेश्चन, लेंटी सेल से आप क्या समझते हैं? स्टोमाटा क्या है? सही विद्यार्थी गौर करें, स्टोमाटा क्या है? एक क्वेश्चन और है विद्यार्थी, पौधे के सूक्ष्म एवं बृहद, पौधे के सूक्ष्म एवं बृहद पोषक तत्वों का नाम लिखें। तो आज की होमवर्क इतना ही है। आप सब विद्यार्थियों को याद रहे, भूले नहीं। इस चैनल को अब विदा दीजिए। धन्यवाद है, होमवर्क जरूर करें। थैंक यू।